हेलो बच्चा लोग, मैं रवि मिश्रा केमफी मंत्रा भाई रवि मिश्रा के इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बेहद खास होगा क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स। क्लास 12 की फिजिक्स में हम पढ़ रहे हैं पहला चैप्टर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जिसमें 4 लेक्चर हम ले चुके हैं। आज है 5वां लेक्चर। हम इस लेक्चर को खास इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं कूलाम का नियम, जो बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इससे पहले हम पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे चार्जिंग यानी कि आवेशन। आवेशन के 2 मेथड्स हम पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है आवेशन का तीसरा मेथड। ये तीसरा मेथड है भूमिगत आवेशन, चार्जिंग बाय अर्थिंग। तो हम लेक्चर को यहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें 2 छोटे छोटे हेडिंग्स और हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। तो देखते हैं भूमिगत आवेशन, चार्जिंग बाय अर्थिंग क्या है। तो ध्यान दे बच्चे, चार्जिंग बाय अर्थिंग में देखिए क्या होता है। इसमें हम क्या करते हैं, मान लिया आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और इस पे चार्ज भरा हुआ है। कोई भी चार्ज इमेजिन कर सकते हो। चलो एक प्लस से ही हम एक्सप्लेन कर देंगे और एक माइनस से। मान लेते हैं कि इस पे प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है पूरे बॉडी पे। इस पे कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है बच्चों? प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो जब इस पर प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और हमें किसी को चार्ज करना है, कोई हमारे पास और वस्तु है उसे चार्ज करना। हम पहले ही बता चुके हैं कि जितने भी मेथड्स हम शुरुआत में 3 मेथड्स बताएंगे, तीनों किसके लिए होंगे? किसी चालक के लिए होंगे। तो मान लो हमारे पास कोई चालक है और उसे हमें क्या करना है? चार्ज करना है। तो देखो हम उस चालक को मान लो सीट पतली सीट के जैसी है, तो उस चालक को हम लाके ऐसे यहाँ बगल में रख देंगे। इसको हम क्या करेंगे? बगल में रख देंगे। भूमिगत आवेशन ये प्रेरण की तरह कुछ कुछ है, थोड़ा अलग है। तो सोचो जब अभी ये क्या है? उदासीन है। चलो ये रहा ए, ये क्या है? बी। अब अभी ये उदासीन है, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं है। अब देखो इस पे प्लस है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे? प्लस की ओर आकर्षित होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले आएंगे? यहां चले आएंगे। तो यहाँ कौन जमा हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। इस किनारे कौन जमा हो जाएगा? या ऐसे कहो कि इलेक्ट्रॉन इधर आने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर आने लगेंगे। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहाँ? इस किनारे पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस। और तुम्हें पता अगर यहाँ माइनस आया तो इस वाले किनारे पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चों? इस किनारे पर आ जाएगा चार्ज प्लस। तो अभी तो ये चार्ज हुआ नहीं क्योंकि इधर माइनस इधर प्लस, अभी भी ओवरऑल ये न्यूट्रल ही है। अभी चार्ज कैसे होगा? ध्यान दो। अब हम क्या करेंगे कि इस ये वाली प्लेट, ये वाली, इधर वाली नहीं, इधर वाली प्लेट, हम क्या करेंगे? इसे अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग, अर्थिंग का मतलब समझ रहे हो? इसका कनेक्शन हम अर्थ से कर देंगे। इसका कनेक्शन किससे कर देंगे? अर्थ से। ये क्या की गई है यहाँ पे? ये की गई है अर्थिंग। अर्थिंग। तो देखो जब तुम ऐसे अर्थिंग कर दोगे तो क्या होगा? अब हुआ क्या कि जो इधर वाली सीट थी इसका, या जो इधर वाली लेयर थी उसका कनेक्शन तुमने अर्थ से कर दिया। अब यहां तो प्लस है, तो प्लस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की कमी। तो धरती मैया को यहां से क्या लगेगा कि मुझसे जो जुड़ा उसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी है। कमी है तभी तो प्लस है। तो धरती मैया को धोखा हुआ कि जो मुझसे जुड़ा उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो धरती मैया के बारे में एक बात तुम लोग जान लो। कहा जाता है कि धरती मां जननी होती हैं। जननी तो होती है, तुम सब जानते हो, हम सबको पालती है धरती मां। लेकिन अगर हम साइंस के संदर्भ में बात करें तो धरती मां इलेक्ट्रॉनों की जननी होती हैं। धरती मां के पास बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें वो किसी को दे सकती हैं और वो इलेक्ट्रॉन रख भी सकती हैं अगर इलेक्ट्रॉन कभी ज्यादा हो तो देखो ये क्या, यहां से क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन किधर चलने लगेंगे? ऊपर। धरती माता क्या देने लगेंगी? इलेक्ट्रॉन। क्या देने लगेंगी? इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो ये इलेक्ट्रॉन चल के कहां पहुंचने लगे? इधर। अब इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए कि नहीं आ गए? तो इलेक्ट्रॉन यहां से चल के यहां आ गए। अब जब तुम अर्थिंग से छोड़ोगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन अब क्या हो चुके होंगे ओवरऑल? बी में। देखो ए में कुछ नहीं हुआ, ए जैसे था वैसे ही है। लेकिन ये जो बी था, बी में क्या हो चुका होगा? बी में तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए होंगे ना, तो कौन सा चार्ज आ गया?
माइनस चार्ज आ गया। बोलो कितना मजा है कि ए पे प्लस था लेकिन बी पे क्या आया, माइनस आया। कैसे आया, जब ए के बगल में बी को ले जाके रखा तो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, इधर माइनस इधर प्लस, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन कम। वैसे भी प्लस तभी तो आया जब इलेक्ट्रॉन यहाँ कम हुए। तो जब इलेक्ट्रॉन में कमी हो गई और तुमने अर्थिंग कराई तो धरती माँ ने क्या किया, कमी समझ के इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो चार्ज आ गया माइनस। तो बहुत सिंपल है। हाँ, एक निगेटिव लेके भी देखते हैं कि मान लो तुम्हारे पास ऐसी कहानी है, मान लो तुम्हारे पास ये है एक ए है, इसका नाम क्या है ए, और इस पे मान लो कौन सा चार्ज है, माइनस। तो जब इस पे माइनस चार्ज है और इसके बगल में कोई शीट रखोगे जिससे तुम्हें चार्ज करना है, तो देखो ये शीट रखने से होगा क्या, माइनस को देख के इलेक्ट्रॉन इधर थोड़ी ना आएंगे, इलेक्ट्रॉन पे माइनस होगा तो इलेक्ट्रॉन तो इधर जाएंगे, तो यहां माइनस माइनस, यही तो होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो माइनस वहां, और यहां से इधर से चले जाएंगे तो यहां प्लस चार्ज। अब देखो, अब फिर अर्थिंग करो, इसका क्या कर दो, अर्थिंग। तो जब तुम अर्थिंग करोगे तो अर्थिंग के बाद देखो क्या होगा। अब यहाँ धरती माँ को क्या लगेगा, इनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इसलिए इलेक्ट्रॉन की वजह से परेशान है। तो धरती माँ ठहरी दयावान, ये क्या करेंगी, कहेंगे बच्चा ऐसा करो तुम इलेक्ट्रॉन हमें दे दो, और ये इलेक्ट्रॉन ले लेंगी। अब लो, क्या इसके पास सच में इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता थी, नहीं, इधर अधिकता थी, इधर कमी भी तो थी, ओवरऑल बैलेंस ही था। लेकिन धरती माँ को क्या लगा कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन ले लिया, और जब ले लिया तो अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की कमी। आहा, ये बी, और इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो कमी हो गई तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस। यहां एक नोटिसेबल चीज है कि भूमिगत आवेशन में क्या होता है, भूमिगत आवेशन में जिससे तुम चार्ज कर रहे हो जिसकी सहायता से, उसका अपोजिट चार्ज आ रहा है। प्लस से चार्ज किया तो माइनस आया, माइनस से चार्ज किया तो प्लस आया। बोलो समझ गए बच्चों इतनी बात, उम्मीद है कि समझ गए होगे। तो अगर भूमिगत आवेशन समझ गए हो तो चौथा पॉइंट बहुत छोटा सा रह जाता है, इसे हम इरेज कर दें और एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। चौथा पॉइंट बहुत छोटा है, इसमें कुछ खास बताना भी नहीं, पढ़ा भी चुके हैं ये चीजें, खाली थोड़ा सा लिखा दें, समझा दें कि क्या होता है, लिख लेना तुम लोग। तो चौथा पॉइंट है, ध्यान देना बच्चों, घर्षण द्वारा आवेशन। क्या है, घर्षण द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन, बाई फ्रिक्शन। इस समय रात के 12 बजने वाले हैं और हम आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। तो ये बहुत सिंपल, इसमें कुछ खास नहीं करना। ऊपर ये तीनों मेथड्स किसके लिए थे, किसी चालक को हमें आवेश देना हो तो हम उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी कुचालक को आवेश देने का इकलौता तरीका है। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, ये बाल है, ये दोनों क्या है, कुचालक है। मेरे बाल आजकल थोड़े इधर उधर हैं, ध्यान दो, अगर इसमें हम रब करें, ऐसे रब करें तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे जिससे आवेश इधर उधर आ जाएगा। तो पहले भी तुम समझ चुके हो, पहले भी पढ़ा चुके हैं कि अगर इसी पे इसको रब करें तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन या तो इसमें से इसमें या तो इसमें से इसमें चले आएंगे, तो एक जगह इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, एक जगह अधिकता हो जाएगी, जिससे चार्ज आ जाएगा। हाँ, घर्षण द्वारा जो आवेशन है ये तुम बहुत बड़े पैमाने पे नहीं कर सकते, घर्षण द्वारा आवेशन बहुत छोटे पैमाने पे होगा। बोलो बच्चों समझ रहे हो इतनी बात। तो घर्षण द्वारा आवेशन बहुत आसान है, इससे किसी भी, हाँ, चालक को भी कर सकते हो और कुचालक को भी। लेकिन अगर हम बात करें बाकी जो 3 मेथड्स पढ़े उनसे केवल चालक को कर सकते हो, और इससे चालक या कुचालक किसी को भी तुम आवेश दे सकते हो। तो बोलो बच्चों इतनी बात समझ गए। तो ये 4 मेथड्स थे चार्जिंग यानी कि आवेशन के। तो अब हम इसे इरेज कर रहे हैं और अब आ रहा है वो टॉपिक जिसका तुम्हें बहुत दिन से इंतजार था। कई बच्चे सोच रहे थे कितना खींचेंगे, खींच नहीं रहे थे। कुछ लोगों को पता भी चला होगा
कि चार्ज में जो मैंने पढ़ाया वो बहुत कम टीचर पढ़ाते हैं, बहुत कम स्कूलों में पढ़ाया जाता है, बहुत कम कोचिंग्स में पढ़ाया जाता है। यूट्यूब पे भी तुम अगर चेक करोगे तो ये सारी चीजें बहुत कम टीचर बताते हैं। तो जरूरी था जो अब तक मैंने बताया, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं सारी चीजें। तो अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं और हेडिंग डालते हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, इसी नियम का काफी बच्चों को काफी दिन से इंतजार था। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, कूलॉम्स लॉ। तो हेडिंग डालें सभी बच्चे, कूलाम का नियम। उम्मीद है कि सभी बच्चों ने हेडिंग डाल ली होगी। और अगर तुमने हेडिंग डाल लिया है कूलाम का नियम, तो हम तुम्हें एक बात बता दें कि कूलाम का नियम पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात तुम्हें पता होनी चाहिए। एक छोटी सी बात तुम्हें पता होनी चाहिए। तो आओ उस छोटी सी बात को नोट करा दे रहे हैं, नोट करा दे रहे हैं, नोट सुन लो। छोटी सी बात क्या है, नोट बता दें, उसके बाद हम आएंगे कूलाम के नियम पर। इस नोट को तुम दिमाग में भी बैठा सकते हो, जिसको दिक्कत हो लिख भी सकता है कहीं। तो सुन लो नोट क्या है। नोट हम तुम्हें ये बता दें कि अब यहाँ कूलाम के नियम से जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ एक चीज बार बार तुम्हें मिलेगा, एक टर्म मिलेगा। वो टर्म है बिंदु आवेश। क्या टर्म है बच्चों? बिंदु आवेश, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट चार्ज। क्या कहते हैं? पॉइंट चार्ज। ये टर्म तुम्हें बहुत ज्यादा मिलने वाला है यहां से। तो हम तुम्हें एक्सप्लेन कर दें कि पॉइंट चार्ज क्या होता है, बिंदु आवेश क्या होता है। तो सुनो, बिंदु आवेश का मतलब ये नहीं कि बहुत छोटा आवेश या बिंदु के जैसा आवेश। बिंदु आवेश की परिभाषा अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। तो अगर हम तुम्हें समझाएं बिंदु आवेश का मतलब क्या है, तो अगर हमारे पास दो आवेश हैं, वो आवेश बिंदु आवेश कहला सकते हैं। कब? सुन लो, कब कहला सकते हैं? अगर वो आवेश जितने बड़े हों, वो आवेश जितने भी बड़े हों, उसकी तुलना में उनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा हो। जैसे, और एग्जांपल से समझे बिंदु आवेश क्या होता है। सुनो, जैसे एक यहां पर और एक यहां पर, इसे हम क्या कह सकते हैं? ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है। सेकंड देखो, एक हम ये रख दें, एक ये रख दें, इसे हम पॉइंट चार्ज नहीं कहेंगे, क्योंकि देखो यहां दोनों आवेशों का, ये मान लो एक आवेश है यहां पर, ये Q1 Q2, और ऐसे यहां भी Q1 Q2 आवेश है। लेकिन अगर तुम यहां ध्यान दो तो ये आवेश बहुत बड़े, उनके बीच की दूरी इन आवेशों के आकार की तुलना में बहुत कम है, तो ये बिंदु आवेश नहीं होंगे। और तीसरा देखो, ये, और चलो ये इतना बड़ा बना दो, ये और भी दूर कर दें, ऐसे बहुत दूर, तो ये थोड़ा और दूर कर दें, तो ये बिंदु आवेश क्या होंगे? बन जाएंगे। Q2 है मान लो, ये Q1 है, तो ये क्या होंगे? ये बिंदु आवेश बन जाएंगे। ये क्या बन जाएंगे? बिंदु आवेश। तुम कहोगे मतलब क्या है? तो मतलब सिंपल सा है कि कोई भी दो आवेश जो आकार में छोटे हों और उनके बीच की जो दूरी हो उनके आकार से बहुत ज्यादा बड़ी हो, या ऐसे कहो कि दो आवेश बिंदु आवेश कहलाएंगे कब? यदि उनके बीच की दूरी उनके आकार की तुलना में बहुत बड़ी हो। क्या कहा मैंने? कि उनके बीच की जो दूरी है वो उनके आकार की तुलना में बहुत बहुत बड़ी हो। सही तो कहा कि उनके बीच की दूरी जो है उनके आकार की तुलना में बहुत बड़ी हो, यानी उनके बीच की दूरी की तुलना में आकार बहुत छोटा हो। मतलब हमने एक कमरे के बराबर भी बिंदु आवेश हो सकता है, लेकिन कब? जब एक कमरा यहां बना हो, यहां, और एक कमरा बना हो यहां से 200 किलोमीटर दूर, तो एक कमरा भी क्या बन सकता है? बिंदु आवेश। तो बिंदु आवेश का मतलब हमेशा छोटा नहीं होता। बिंदु आवेश का सिंपल सा मतलब है कि दो आवेश बिंदु आवेश कहलाएंगे कब? अगर उनके बीच की दूरी उनके आकार की तुलना में बहुत अधिक हो। बोलो, समझ गए होगे? तो इस बात को दिमाग में रखना कि बिंदु आवेश क्या होता है। अब हम यहां से आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हम समझेंगे कूलाम का नियम। जो लोग ये अभी जो मैंने बिंदु आवेश बताया ना समझ पाए वो नोट कर सकते हैं। अगर समझ में आ जा रहा है तो नोट करने की कोई जरूरत नहीं, बस याद रखना है बिंदु आवेश का मतलब
कि आवेशों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा हो और उनका आकार उस दूरी की तुलना में बहुत छोटा हो। तो चलिए शुरू करते हैं कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम के नियम में भी आप लोगों को कई नई चीजें मिलेंगी जो अब तक आप पढ़ के आए होंगे कहीं से, जो भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। जिन्होंने पढ़ाया अच्छा ही पढ़ाया होगा। फिलहाल हम कुछ अलग पढ़ाएंगे, कुछ नया पढ़ाएंगे। अब जब पढ़ा देंगे तो तुम्हें फील भी होगा कि काफी कुछ नया पढ़ाया इस नियम में। तो हेडिंग सबने लगा लिया है, कूलॉम का नियम। आइए पढ़ते हैं। तो देखो कूलॉम ने क्या कहा था। कूलॉम ने कहा था कि अगर हमारे पास कोई दो बिंदु आवेश हो, कोई दो बिंदु आवेश हो, ऐसे मान लो दो बिंदु आवेश हो, तो इनके बीच जो बल लगता है उसके विषय में कूलॉम ने बताया था। मान लो एक आवेश है यहाँ Q1 बिंदु A पर और एक आवेश है बिंदु B पर Q2। ये दोनों कैसे बिंदु आवेश हैं। अब बिंदु आवेश मतलब इनका आकार जो बहुत छोटा और इनके बीच की दूरी उसकी तुलना में बहुत अधिक है। ठीक है, बिंदु आवेश दिमाग में बनाए रखना। हम बार बार बिंदु आवेश कहेंगे, तुम समझ जाना कि बीच की दूरी ज्यादा है, उनका आकार बहुत कम है। अब क्या बताया कूलॉम ने। कूलॉम ने कहा कि ऐसे अगर दो बिंदु आवेश रखे हैं कहीं पर, तो इनके बीच जो बल लगेगा वो कैसा लगेगा, उसके विषय में क्या किया कूलॉम ने, हमें कुछ बताया। तो 3 पॉइंट्स बताए थे। पहले हम तीनों पॉइंट्स तुम्हें एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद हम नियम बना के लिखाएंगे। तो देखो कूलॉम ने क्या कहा। कूलॉम ने कहा कि अगर हमारे पास दो स्थिर बिंदु आवेश हो, मतलब दो बिंदु आवेश हो, स्थिर हो, ऐसे रखें, तो उनके बीच जो बल लगेगा, वो पहली बात तो कि इनके बीच लगने वाला बल इन्हें मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करेगा। इन्हें ऐसे एक सरल रेखा से मिला दो तो इन्हें जो मिलाने वाली सरल रेखा होगी इसी के अनुदिश। मान लो ये दोनों अगर प्लस हैं तो प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को, तो इस पे इधर बल लगेगा, इस पर इधर बल लगेगा। लेकिन ये क्या कहा हमने कि रेखा, इन्हें मिलाने वाली सरल रेखा के अनुदिश मतलब बल ऐसे ही लगेगा, ऐसे नहीं लग सकता। प्रतिकर्षण इधर भी तो हो सकता है लेकिन ऐसे नहीं लगेगा, बल हमेशा उसी रेखा के अनुदिश लगेगा। तो पहली बात तो समझ गए होंगे कि बल कैसे लगेगा, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। यहां लिख दे रहे हैं गंदी राइटिंग में, मिलाने वाली सरल रेखा के अनुदिश, सरल रेखा के अनुदिश। ये पहला पॉइंट। सबसे पहले क्या कहा कूलॉम ने कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य जो बल लगता है उन्हें मिलाने वाली सरल रेखा के अनुदिश कार्य करता है। आकर्षण होता तो इधर लगता है, इधर, लेकिन इसी रेखा में लगता है। ये नहीं कि थोड़ा इधर उधर लग जाए। समझ पा रहे हो इतनी बात। जैसे प्रतिकर्षण है तो इधर इधर लगेगा इसी रेखा के अनुदिश। ये नहीं कि ऐसे लग जाए, ऊपर चला जाए या इस पे ऐसे लग जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। समझ गए बच्चों इतनी बात। दूसरी बात देखो क्या कहा उन्होंने। कहा कि इनके मध्य जो बल लगेगा उसका जो परिमाण होगा वो इन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती। परिमाण मतलब हमें प्लस माइनस से मतलब नहीं, प्लस माइनस तो केवल ये बताते हैं कि आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण। तुम परिमाण, मॉड मतलब शायद पहले ही बता चुके हैं, मॉड मतलब परिमाण, मतलब प्लस माइनस से मतलब नहीं है। तो इनके परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब भी तुम लोग जानते होगे, पढ़े होगे। समानुपाती मतलब एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े। तुम ही सोचो अगर ये आवेशों का गुणनफल बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा, सिंपल सी चीज है। तो दूसरी बात बताए कि इनके मध्य जो लगने वाले बल का परिमाण है वो इन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तीसरी बात देखो क्या बताई इन्होंने तीसरी बात में कहा कि इस बल का जो परिमाण है वो इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती जब होता है तो 1/, करके लिखते हैं ना। तो उनके बीच की दूरी हम मान ले कितनी है, r है। तो इनके बीच की जो दूरी है उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ये तो कहा इन्होंने। अब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, उल्टा, कि एक बढ़े तो दूसरा घटे। तुम ही सोचो अगर इनके बीच की दूरी बढ़ेगी तो बल कम लगने लगेगा ना। अरे तुम ही सोचो एक आवेश यहाँ, एक आवेश यहाँ, ऐसे दो आवेश ऐसे पास पास हैं तो बल ज्यादा लगेगा। तुम जैसे जैसे दूर ले जाओगे बल घटता जाएगा। आवेश मतलब देसी भाषा में समझो गुस्सा, तैश।
और दो लोग जब पास पास होंगे तो तैश ज्यादा होगा ना, एक दूसरे पे ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे ना वो लोग, लड़ाई झगड़ा ज्यादा होगा, उन्हें दूर कर दो लड़ाई झगड़ा कम। तो उसी तरह है कि जब पास पास है तो बल ज्यादा लगाएंगे, दूर हो जाएंगे तो बल कम लगाएंगे। तो देखो आर मान लो बढ़ गया तो बल घट जाएगा, सिंपल है। आर बढ़ा तो बल घटेगा, होना भी यही चाहिए। तो ऐसी बातें बताई जो हर कोई समझ सकता है कि आवेश का मान अगर बढ़ेगा तो बल ज्यादा लगेगा, बीच की दूरी अगर बढ़ेगी तो बल घट जाएगा। हाँ, एग्जैक्टली प्रैक्टिकल करके एग्जैक्टली बताना कि आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बड़ी बात थी। तो उम्मीद है कि समझ गए होगे। पहले में क्या कहा कि जो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो किसके अलोंग लगेगा, इन्हें मिलाने वाले स्ट्रेट लाइन के अलोंग लगेगा, अंदिश लगेगा। दूसरे में क्या कहा कि इन आवेशों का जो मैग्नीट्यूड है उनके मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके बीच लगने वाला फोर्स। और तीसरे में क्या कहा कि इनके बीच जो फोर्स लगता है इनके बीच की दूरी के या इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इतना ही नियम था कूलाम का, इतना ही नियम था कूलाम का। अब इसी चीज को हम भाषा में लिखा देंगे, एक बार बोल दें फिर लिखाएं। क्या कहेंगे कि इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, स्थिर मतलब आवेश रुके हुए हों, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल सदैव इन आवेशों को मिलाने वाली सरल रेखा के अंदिश कार्य करता है तथा इस बल का परिमाण उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही लिखेंगे हम अभी, अभी डेफिनेशन बना देंगे। एक बार हम कैमरा चेक कर लें फिर आगे बढ़ें। तो देखिए लिखते हैं क्या है कूलाम का नियम, एक्सप्लेन किया जा चुका है। डेफिनेशन आप ऐसे लिखेंगे, लिखा इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, कोई अगर दो स्थिर बिंदु आवेश हो उनके मध्य लगने वाला बल सदैव उन्हें मिलाने वाली सरल रेखा, उन्हें मिलाने वाली सरल रेखा के अनुदिश कार्य करता है तथा इस बल का परिमाण, इसका जो परिमाण है, जो मैग्नीट्यूड है, मतलब जो बल लगता है, हम दिशा की बात नहीं, जब भी हम परिमाण समझे समझ लेना हम दिशा की बात नहीं कर रहे। तो इसका जो परिमाण है इन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, मतलब ये जो आवेश है इनका केवल परिमाण लो, प्लस माइनस ना लो, केवल प्लस प्लस लो, तो उनके गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही तो अभी एक्सप्लेन किया था, यही तो अभी एक्सप्लेन किया था। और फॉर्मूला बना दे। मान लो तुम्हारे पास ये दो आवेश है, एक आवेश है Q1 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 और दूसरा आवेश है, दूसरा आवेश क्या है Q2। मान लेते हैं तुम्हारे पास दो आवेश हैं, एक है Q1 दूसरा है Q2, ये दो आवेश और इनके बीच की दूरी है स्मॉल r। तो ये दो आवेश Q1 Q2 जिनके बीच की दूरी स्मॉल r। अब पहली चीज कि इनके बीच जो बल लगेगा वो बल इसी रेखा के अंदिश लगेगा। दूसरी बात से हम फॉर्मूला बनाएंगे जो उसके आगे लिखा है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अतः जो इनकी जो एक दूसरे पर बल लगाएंगे वो बल क्या होगा, F समानुपाती होगा किसके, मॉड ऑफ Q1 इंटू मॉड ऑफ Q2। मॉड क्यों लगाया जा रहा है, परिमाण हमें प्लस माइनस से मतलब नहीं है, यानी F समानुपाती Q1 इंटू Q2। ये बना समीकरण नंबर 1। दूसरा देखो बच्चों, दूसरी बात में क्या लिखा है, अंदिश कार्य करता तथा इस बल का परिमाण इन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी दूसरे में होगा F व्युत्क्रमानुपाती किसके, R स्क्वायर के, बीच की दूरी क्या है R, 1/r स्क्वायर। ये बन गया इक्वेशन 2। अब तुम क्या करो, समीकरण 1 और 2 को मिला दो। समीकरण 1 व 2 को क्या कर दे बच्चों, मिलाने पर, 1 व 2 को मिलाने पर, तो मिलाने पर देखो क्या होगा, F
तुम्हें पता होगा कैसे दो समीकरणों को मिलाते हैं जब ऐसा समानुपाती का चिन्ह हो तो क्या लिख देंगे, Q1 Q2 ऊपर लिख दो और R स्क्वायर नीचे, तो इसे नीचे लिख दो, तो Q1 इंटू Q2 और बाई R स्क्वायर। ये सबको पता होगा कि ऐसे लिखते हैं, F इधर तो F ही था तो F समानुपाती Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। बोलो यहां तक समझ गए बच्चों? अब अगर यहां तक समझ गए तो तुम्हें एक बात और बताओ, जब भी ऐसे प्रोपोर्शनैलिटी समानुपाती अनुक्रमानुपाती का चिन्ह आता है तो यहाँ पे ये हट जाता है और क्या लगाते हैं हम, इक्वल टू। तो इक्वल टू लगा के समझाएं, इक्वल टू लगा के समझाएं। तो देखो ध्यान से बच्चों, यहां एक F इक्वल टू लगाएंगे। अब जब इक्वल टू लगाते हैं तो कोई एक कांस्टेंट आता है, तो यहां पर क्या लगा दिया मैंने, कांस्टेंट K, और इनटू Q1 मॉड में, मतलब हमें प्लस माइनस नहीं लेना, प्लस माइनस केवल बताते हैं कि जो बल लगेगा उनके बीच उसकी प्रकृति कैसी होगी। तो Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये बन गया क्या, फॉर्मूला। सवाल उठता है K क्या है, इस K की वैल्यू क्या होगी। तो हम बता दें कि यहाँ K एक नियतांक है। K क्या है बच्चों, एक नियतांक है जिसका मान माध्यम पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है बच्चों, माध्यम पर निर्भर करता है। कौन सा माध्यम, जिसमें वो आवेश रखे गए हैं, निर्भर करता है। क्या लिख दिया मैंने कि यहाँ के एक नियतांक है जिसका मान माध्यम पर निर्भर करता है। हम यहाँ बता दें वायु या निर्वात के लिए K का एक मान है जो लेते हैं, वायु या निर्वात के लिए दोनों के लगभग सेम लेते हैं, थोड़ा डिफरेंस होता है लेकिन सेम ही ले लेते हैं। वायु या निर्वात के लिए हम बता दें कि K इक्वल टू होता है 9 इंटू 10 टू पावर 9। K की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10 टू पावर 9। और यूनिट चेक कर लें, यूनिट चेक करने के लिए हमें कहीं कोने में चलना होगा। कहाँ चलें, यहां लिखें, यहां दिख रहा है सबको, अभी इरेज कर देंगे थोड़ा सा लिख के। यहां से अगर K पूछें कि K क्या होगा तो तुम सिंपल सा है, कहोगे F ऊपर है, R स्क्वायर भी ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा F R स्क्वायर, और Q1 Q2 नीचे, मॉड Q1 और मॉड Q2 कहां आ जाएंगे, नीचे। यही तो कहानी होगी बच्चों। अब तुम देखो यहां से मात्रक क्या होगा K का, F बल है, बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और कूलाम कूलाम, आवेश का कूलाम होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर हो गया ना, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होगा कि नहीं। अरे यहां से K निकालो तो R इधर आएगा, तो FR स्क्वायर बाई Q1 इंटू Q2। अब यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम 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 स्क्वायर, तो मात्रक क्या हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। बोलो बच्चों समझ गए, इसे इरेज कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो यहां से तुमने फॉर्मूला बना लिया। अब हम तुम्हें बताएं कि तुम्हारे सिलेबस में 95% केसेस में K की वैल्यू यही होगी, मतलब वायु या निर्वात ही तुम्हें देगा, और तुम जितने भी सवाल लगाओगे उसमें उससे ऐसे ही लगाओगे K की वैल्यू रख के। हाँ एक और बात बता दें कि इस K पर आगे हम एक किताब लिखेंगे, सॉरी मतलब हम किताब नहीं लिखेंगे, कहानी लंबी बनेगी K पर एक लंबी कहानी बनेगी जिसमें हम एक पूरा लेक्चर लेंगे K के विषय में। तो हम इसे आगे एक्सप्लेन करेंगे कि K क्या है, कहां से आता है, इसमें क्या क्या बातें हैं। लेकिन अभी सवाल लगाने के लिए कूलाम के नियम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे इतने इस फॉर्मूले से तुम्हारे सिलेबस के सवाल लग जाएंगे, तुम्हारे सिलेबस के सवाल लग जाएंगे। F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई I स्क्वायर, Q1 Q2 को मॉड में मतलब हमें प्लस माइनस नहीं रखना, केवल वैल्यू प्लस में ही लेनी है, रखना है। समझ गए बच्चों यहां तक? तो ये था कूलाम का नियम, पसंद आया होगा। अभी इसमें और भी बातें कूलाम के नियम में, एक बार हम कैमरा चेक कर लें फिर आगे बढ़े। तो बच्चों आप लोगों ने कूलाम का नियम पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम की सीमाएं क्या है, लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ। सीमा का मतलब क्या होता है,
सीमा किसी लड़की का नाम यहाँ पे नहीं। सीमा मतलब होता है बाउंड्री। बाउंड्री मतलब बाउंड्री क्या है, बाउंड्री लाइन क्या है कि जहां वो लाइन क्या है कि जहां तक हम कूलाम का नियम अप्लाई कर सकते हैं, उससे आगे हम कूलाम का नियम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आओ देखें कि कूलाम के नियम की सीमाएं क्या है, कूलाम का नियम कहां वैलिड है और कहां वैलिड नहीं है। तो बच्चों ध्यान दो, सबसे पहले कूलाम का नियम हम बता दें केवल बिंदु आवेशों के लिए। बिंदु आवेशों के लिए कूलाम का नियम क्या है बच्चों, वैलिड है। बिंदु आवेशों के लिए ही वैध है। बिंदु आवेशों के लिए ही वैध है। मतलब ये नियम हम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही लगा सकते हैं, बड़े आवेशों के, बड़े चार्जेस के लिए नहीं कि एक आवेश यहां रखा हो एक यहां रखा हो, कह दो इनके लिए हम कूलाम का नियम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, बिंदु आवेश थोड़ी ना है। क्यों, क्योंकि इनके बीच की जो दूरी है इनके आकार से बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। समझ गए बच्चों। तो ये किसके लिए केवल कूलाम का नियम वैलिड है, बिंदु आवेशों के लिए। तो आपने वो तो आप लोगों ने डेफिनेशन में देखा था कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के लिए, मतलब ये नियम बिंदु आवेशों के लिए ही है। दूसरा सुनो, अगर दो आवेश हो, Q1 यहां हो और Q2 यहां हो, और ये दोनों आवेश क्या हो, रुके हुए हो, ये दोनों आवेश रुके हुए हो, ये दोनों किसमें है, विरामावस्था में। ये दोनों किसमें हो, अगर स्थिर हो, क्या हो, ये दोनों स्थिर हो। अगर ये दोनों स्थिर हैं तो कूलाम का नियम तुम आसानी से लगा सकते हो। कूलाम का नियम अगर ये दोनों स्थिर हैं लगा सकते हो। फिर तीसरा पॉइंट देखो, अगर मान लो दोनों चलने लगे, ये रहा Q1 और ये रहा Q2, अगर दोनों मूव करने लगे, ऐसे मान लो ये इधर चल रहा V वेग से, V2 वेग से, और ये भी ऐसे कहीं जा रहा V1 वेग से, तो यहां कूलाम का नियम नहीं लगेगा। यहां तक बातें समझ में आई। हमने पहला क्या कहा कि बिंदु आवेशों के लिए नियम वैध है। दूसरा, जब दोनों रुके हो तब वैध है, और दोनों चलने लगे तो वैध नहीं है। कुछ लोगों के दिमाग में एक और सवाल आया होगा, सर जी एक ठौरा रुका हो और एक ठौरा चल रहा हो तब क्या होगा। मान लो ये स्थिर है, ये क्या है, स्थिर है बच्चों, और ये है जो चल रहा है किससे, V2 वेग से, ये है आवेश Q2। सवाल उठता है अब कूलाम का नियम लगेगा कि नहीं लगेगा बच्चों। हाँ सर जी, कुछ तो नया है, कुछ तो नया है, ऐसा नहीं पढ़ा कभी। हाँ मुझे पता है, ये दोनों पढ़ा होगा कि स्थिर आवेशों के लिए वैध है, स्थिर आवेशों के लिए वैध है, बिंदु आवेशों के लिए वैध है। आवेश चलने लगे दोनों तो वैध नहीं है। एक रुका हो एक चल रहा हो तब क्या कहानी होगी। अरे बच्चों, तब कूलाम का नियम वैध है। सर जी ये तो कभी नहीं पढ़ा। हाँ मुझे पता है, कोई नहीं पढ़ाता ये सब। तो याद रखना, कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स में आता है कि अगर एक आवेश रुका हो और एक चल रहा हो तो क्या कूलाम का नियम वैध होगा वहां पर, बिल्कुल होगा कूलाम का नियम वैध। हाँ सवाल उठता है सर जी ये सब कहानी क्यों हो रही है। तो जब तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खत्म करोगे, वैद्युत चुंबकत्व खत्म करोगे, मतलब स्थिर वैद्युतिकी और गतिज वैद्युतिकी दोनों पढ़ लोगे, तब तुम्हें जाके चीज समझ में आएगी क्या रीजन है कि जब दोनों चल रहे हो तो कूलाम का नियम वैलिड नहीं करता, और दोनों रुके हो तब करता है, और एक भी अगर रुका हो तो भी कूलाम का नियम वैलिड होता है। बोलो बच्चों, इतनी बात समझ गए। तो ये अब तक आप लोगों ने पढ़ा कूलाम का नियम और कूलाम के नियम की सीमाएं। अभी भी कूलाम के नियम में कुछ बातें हैं, जैसे कूलाम के नियम का हम ग्राफ बनाएंगे, लेकिन हम आपको बता दें ग्राफ अभी हम नहीं बनाएंगे, ग्राफ एक लेक्चर और लेंगे उसके बाद बनाएंगे। ग्राफ हम इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि काफी नए बच्चे होंगे जिन्होंने मुझसे पहले नहीं पढ़ा होगा, तो हो सकता है उन्हें ग्राफ ना पता हो। तो हम एक लेक्चर बीच में लेंगे जिसमें हम ग्राफ पढ़ाएंगे, और हर क्लास के लिए कॉमन होगा। क्लास 10th 11th और 12th तीनों क्लासेस के बच्चों के लिए वो कॉमन होगा। ग्राफ में एक या दो लेक्चर हम बस जल्दी ही 1-2 दिन में लेने वाले हैं, और जब आप लोग ग्राफ पढ़ लेंगे तब हम इसके ग्राफ बनवाएंगे। तो जो इसमें अगला लेक्चर होगा उसमें हम अभी ग्राफ नहीं, हम उसमें पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत कम बच्चों को समझ में आता है। तो पहले ये अब तक आज मिला के जो 5 लेक्चर हुए हैं इन्हें तैयार कर लीजिए। इसके बाद जो छठा लेक्चर आएगा उसमें हम कूलाम के नियम के सदिश रूप की बात करेंगे, जो बहुत मजेदार होने वाला है।
तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप लोगों के समझ में आया होगा, और अगर आज का लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लोगों से शेयर करें, चैनल को लाइक करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ उस बगल वाले बेल आइकन यानी जिसे घंटा कहते हैं या घंटी कहते हैं उसे दबाना ना भूलें, जिससे जैसे ही कोई वीडियो हम अपलोड करें आप तक पहुंच जाए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।